हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। सो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 20th एंड 21st जून 2020। और अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव की बात करें, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और मुझे ये भी पता है कि वीडियो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कुछ टेक्निकलिटी पे फंस गया हूँ। क्योंकि अभी एज सच सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, तो मेरा ये मानना था कि अब हम वाइट बोर्ड के क्लासेस ले, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि कैमरा भी परचेज करना है और सब कुछ सेटअप करना है, स्टूडियो टाइप बनाना है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी फाइनेंशियली फिट हो भी नहीं और इतना पैसा नहीं है कि एक बढ़िया कैमरा खरीद सकूं। मोबाइल से भी कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर ऑटो फोकस मोड नहीं था, तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो आई होप कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे और मैं ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। और जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आता है, मैं कैमरा खरीद के अच्छी क्वालिटी के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लेते हैं इस सेशन का फर्स्ट करंट अफेयर्स। ब्रिटिश पेट्रोलियम टू सेट अप ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर इन विच सिटी? ब्रिटिश पेट्रोलियम यूके की बड़ी पेट्रोलियम फर्म है जो ग्लोबल बिजनेस सर्विस लॉन्च करने वाली है किस सिटी के अंदर? इसका आंसर है पुणे। सो पुणे में पेट्रोलियम मेजर जिसका नाम है ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो कि ग्लोबल बिजनेस सर्विस ऑपरेशन लॉन्च करने वाली पुणे के अंदर। जैसा आपको पता है कि कोई भी बड़ी फर्म किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपने ऑपरेशंस ऑपरेट करती है, तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इसके अंदर भी हम 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और इस सेंटर के जो ऑपरेशंस है वो जनवरी 2021 में स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बिजनेस प्रोसेसिंग, एडवांस एनालिटिक्स और कटिंग एज डिजिटल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देगी। क्या है एडवांस एनालिटिक्स? एडवांस एनालिटिक्स ये है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा लेके आप उसके फ्यूचर का जो आउटकम है उसे प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे क्रिकेट का ही ले लीजिए। जैसा 50 ओवर्स का मैच होता है, हम 25 ओवर्स की अगर जो भी डेटा लेंगे, जैसे स्ट्राइक रेट चल रही है, रन रेट चल रही है, कितने विकेट्स गिरे हैं, तो हम इस डेटा को ऑब्जर्व करके जो फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं उसे बोलते हैं एडवांस एनालिटिक्स। और कटिंग एज डिजिटल सॉल्यूशन क्या है? कटिंग एज डिजिटल सॉल्यूशन ये है कि ग्लोबली जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, जो भी अपडेटेड हमारे पास सॉल्यूशंस है, उस पर काम करना। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। सो प्लीज टेल मी कि धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। World Refugee Day is observed on 20th June every year to raise awareness about the conditions and problems that refugee faces in their lives. What is the theme of this day? So वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम 20th जून हर साल की 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसकी थीम क्या है? तो थीम फॉर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज एवरी एक्शन काउंट्स। और रिफ्यूजी की डेफिनेशन क्या है? सो यूनाइटेड नेशन 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन ने रिफ्यूजी की डेफिनेशन दी है कि कोई भी पर्सन जिसका खुद की कंट्री के अंदर उसका प्रोसिक्यूशन हो, प्रताड़ित हो, जिसको मतलब उसके ऊपर हैरेसमेंट हो, दुष्व्यवहार हो, किस बेसिस के ऊपर? जैसे उसकी रेस के बेसिस के ऊपर, वो कौन सी कास्ट है, कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसकी नेशनैलिटी पे डाउट करना, या किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का उसके जो प्रति हेट पैदा होना, या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो उस कारण से भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रताड़ना मिलती है उस पर्सन को। सो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शरण लेता है, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Former RBI Governor Urjit Patel will take charge as chairman of the National Institute of Public Finance and Policy. So RBI के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल जो कि अब चार्ज लेंगे चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी फ्रॉम 22 जून 2020। सो ये किस पर्सन को रिप्लेस करेंगे? सो ही विल बी रिप्लेसिंग विजय केलकर। और NIPFP एक ऑटोनोमस रिसर्च बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है।
और अगर उर्जित पटेल सर की बात करें, इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। ये एक केनियन नेशनलिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर जब उनका आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए थे, उससे पहले इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर ली थी। और आप सभी को पता है कि अ, अगर सेंट्रलाइज बैंक का अगर आप डिप्यूटी गवर्नर बनते हो तो सबसे पहली बात यही आएगी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सो इन्होंने इससे पहले इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर ली। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। इंडिया विल बी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट फॉर विच मंथ इन 2020? सो भारत 2021 के कौन से महीने के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट बनेगा? सो इसका आंसर है अगस्त के महीने के अंदर। ये अपना प्रेसिडेंशियल रूल फॉलो करेगा। सो 15 नेशन यूएन बॉडी के अंदर जिसका जो टेन्योर है, जो ये कंट्रीज है, सबसे पहली बात कि हाल ही में इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या, ये कंट्री सेलेक्टेड हुई थी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी फॉर 2 इयर्स, जिनका टर्म स्टार्ट होता है जनवरी 1 2021। और ये एक 15 नेशन मेंबर्स है, इसके अंदर 15 नेशन है। सो तुनिसिया अपना जो प्रेसिडेंशियल रूल इस्टेब्लिश करने वाली है जनवरी से। उसके बाद यूके, यूएस, वियतनाम, चाइना, एस्टोनिया, फ्रांस, इंडिया, ऐसे कर करके हर महीने के अंदर एक पर्टिकुलर मंथ मिलेगा एक पर्टिकुलर कंट्री को जो अपना प्रेसिडेंशियल रूल फॉलो करने के लिए। हर मंथ के बाद दूसरी कंट्री अपना प्रेसिडेंशियल रूल फॉलो करेगी। सो आप देख सकते हैं इंडिया का 8th नंबर है और हमारा अगस्त मंथ भी 8th है। सो ऐसे करके जैसे अगर सितंबर की बात करें उसमें आयरलैंड, अक्टूबर में केन्या, नवंबर में मैक्सिको एंड दिसंबर में नाइजर। और बाकी हमारे पास जो 3 कंट्रीज बनेंगे वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी जो प्रेसिडेंशियल रूल फॉलो करेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट भी है बीपीआर विठल पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो बीपीआर विठल का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन सी फील्ड से ताल्लुक रखते थे? सो ही वॉज ए वेटरन इकोनॉमिस्ट। ये एक इकोनॉमिस्ट है। एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी थे 1950 बैच के। 93 ईयर्स में इनका निधन हो गया। और इन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग की डिपार्टमेंट संभाले हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 1972 टू 1982। बाकी ऐसा ये चीज़ें याद करने की नहीं है, जैसा कि इन्होंने एक्सपेंडिचर कमीशन भी संभाला है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ केरला। और इन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ का भी इस्टेब्लिशमेंट किया है जो कि हैदराबाद में है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर टू इस्टेब्लिश हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर? सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितने खेलो इंडिया सेंटर्स लॉन्च करेगी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर? सो इसका आंसर है 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनेंगे। देखो स्टूडेंट्स, एक बात समझने की ज़रूरत है आपको कि आपको पता है कि हमारे स्पोर्ट्स में एक बड़ा स्टिग्मा है, एक बड़ा एक स्पॉट है कि अपने सोसाइटी की बात कर लेते हैं। जैसे सोसाइटी के लोग कहते हैं अगर कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है या यूथ है वो अपना जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसे फॉलो करता है, जैसे क्रिकेट में जाना चाहता है, हॉकी में जाना चाहता है, लेकिन उसको एक यही चीज़ सुनने को मिलती है कि आप इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर लीजिए और आगे बढ़ोगे, खेल कूद में कुछ नहीं पढ़ा है। सो उन लोगों के लिए एक या फिर उन ऐसे भी लोग होते हैं हमारे पास जो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और मतलब वो उनमें काबिलियत तो होती है लेकिन वो बड़े गेम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और फिर वो देखते हैं कि यार मैं कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा हूँ। सो इससे क्या होगी, जो हमारे पास जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि फाइनेंशियली फिट नहीं होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स के अंदर, और अपने जो स्किल सेट है वो दूसरे जो उसके अंदर जो यूथ है उनको बताने का उनको मौका मिलेगा। क्लियर है? द मूव इज टू टैप इनटू द एक्सपर्टीज ऑफ पास्ट स्पोर्टिंग चैंपियनशिप फॉर ग्रासरूट लेवल ट्रेनिंग of athletes and also to ensure a sustained source of income for them in the sports ecosystem। और अगर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात करें, ये है हमारे किरण रिजिजू। सो इनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए कि किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। JSW सीमेंट जो कि जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट है, जो कि जिंदल की मतलब इसकी पेरेंट कंपनी जिंदल है, इन्होंने हाल ही में सौरव गांगुली और कौन से दूसरे पर्सन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है
इनका जो मार्केटिंग कैंपेन है लीडर्स चॉइस के लिए, और ये जो अपना जो एक्सप्लोरेशन है वो करेगी वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर, मतलब इन इन स्टेट्स के अंदर ये प्रचार करेंगे। सो जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल प्लेयर है, इनके साथ मिलके ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने। ऐसा कुछ और याद करने के लिए नहीं है, बस यही याद रखना है कि जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट ने हाल ही में सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है और सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल प्लेयर है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इनका मार्केटिंग कैंपेन है लीडर्स चॉइस। कौन कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस जो कि है प्रहलाद जोशी, जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है सत्याभामा पोर्टल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री एंड माइंस। तो सत्याभामा पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये चीज़ रटनी है, बस 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो थोड़ा याद हो जाएगा। सो देखते हैं इस पोर्टल के बारे में। सो इस पोर्टल को डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा एंड माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन। और ये पोर्टल क्या करेगा? जो भी आपके जो प्रोजेक्ट या प्रपोजल है उसके जो ऑनलाइन सबमिशन हो सकेंगे इस पोर्टल द्वारा, और जो भी फंड एलोकेट हो रखे हैं इस मतलब प्रोजेक्ट में जो भी फंड एलोकेट होंगे, उन फंड का मॉनिटरिंग करना, उस फंड का कैसे यूज़ हुआ है, उस फंड को कहाँ कहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिम्बर्स किया है, तो ये सब भी आप देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे इस पोर्टल के थ्रू। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स has signed an MOU with which bank for PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने MOU किस बैंक के साथ किया है? फॉर देयर PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। सो ये बैंक है सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इनका कहना है कि जो कुछ भी ये क्रेडिट जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को देगी, इस क्रेडिट की पूरी गारंटी मैनेजमेंट सिडबी द्वारा किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? CGTME सिस्टम के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्लियर है? जो भी हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्रेडिट देते हैं, सो जो मेजोरिटी पोर्शन हम इंस्टीट्यूशन में क्रेडिट देते हैं या बिजनेस कंपनीज में क्रेडिट देते हैं, वो सिडबी द्वारा दिया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। और मुझे बताना है कि मतलब आप लोगों को मुझे बताना है कि सिडबी बैंक की टैगलाइन क्या है। सो व्हाट इज द टैगलाइन फॉर सिडबी बैंक? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी है Prime Minister Narendra Modi has launched the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan employment scheme for migrant workers via video conferencing in Katihar village in Bihar in the presence of Chief Minister of 5 states. So प्रधानमंत्री ने हाल ही में लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉन्च किया है। सो इस कॉन्फ्रेंस में हमारे 5 स्टेट के मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान एम्प्लॉयमेंट स्कीम है कौन से 5 राज्यों में लागू होगी? सो द आंसर इज बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। उड़ीसा आंसर नहीं है। उड़ीसा में तो जो मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कॉन्फ्रेंस में। आंसर इज बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और स्कीम के अंदर 116 डिस्ट्रिक्ट है जो कि इन 5 राज्यों के अंदर, उसमें ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है इस स्टेट के अंदर वापस रिटर्न हुए थे। क्लियर है? मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे थे जो अपने घर आ गए हैं, तो ज़्यादातर ये माइग्रेंट वर्कर्स इन स्टेट से बिलोंग करते थे। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल योगा डे जो कि हर साल की 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। सो इस डे की थीम क्या है? सो थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे इज योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। सो योगा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और योगा हम घर पर ही करेंगे, घर पर ही करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक है।
और 21 जून आपको ये भी पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। और योगा का सिंबलाइजेशन भी पूछ सकते हैं कि योगा सिंबलाइजेस फॉर, इट सिंबलाइजेस फॉर यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। वर्ल्ड म्यूजिक डे और फेटे डी ला म्यूजिक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट ऑफ जून every year to promote peace and spread goodwill through music। सो कौन से दिन को हम वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हैं? सो इंटरनेशनल योगा डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहले इसको फ्रांस में ऑब्जर्व किया था इन 1982। इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस 120 कंट्रीज 700 सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। और फ्री कंसर्ट्स दिए गए थे ताकि म्यूजिक शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, ताकि म्यूजिक को फ्री एक्सेसिबल मिल सके। और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन गुवाहाटी एंड नागालैंड गवर्नमेंट ब्रिंग्स वन NE concert, that is one Northeast concert featuring all the Northeast states on Facebook on the occasion। सो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो कि गुवाहाटी और नागालैंड गवर्नमेंट ने वन नॉर्थ ईस्ट कंसर्ट लॉन्च किया है फेसबुक में, ताकि सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अपना जो म्यूजिक फंक्शंस है वो फेसबुक के अंदर लाइव लॉन्च कर सके। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। कोल इंडिया लिमिटेड हैज टाइड अप विद डैश टू बूस्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री। सो कोल इंडिया लिमिटेड ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ काम करके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया है। सो इस दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ। सो इससे फ़ायदा क्या होगा? जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, आपको पता है अटल टिंकरिंग लैब्स डिफरेंट स्कूल्स में रन होती है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर रन होते हैं। और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स है, ठीक है, जो कि ऑल अराउंड दी इंडिया में रन होते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या हेल्प मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा और एक इनोवेशन इकोसिस्टम या फिर इंक्यूबेशन सिस्टम सपोर्ट मिलेगा यूथ को। देखते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या। अटल टिंकरिंग लैब का मेन मोटो यही है कि जो यूथ है उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, उन्हें उजागर किया जा सके। जैसे आपको पता है कि कई हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, जिनके पास अच्छी कैपेबिलिटी होती है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। सो उनको अटल टिंकरिंग लैब से उनको आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे उनको डायरेक्शन मिलेगी। जैसे उनके स्किल्स को पहचानेंगे, जो डिज़ाइन माइंडसेट है, जो उनकी जो कैलकुलेशंस है, रैपिड कैलकुलेशंस है, मेजरमेंट्स है, अडेप्टिव लर्निंग है, जो क्विक लर्निंग है, फोटोग्राफिक मेमोरी है। सो ऐसे बच्चों को क्या आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे गाइडेंस मिलेगी अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा। ठीक है, तो इससे यंग चिल्ड्रन को चांस मिलेगा और टूल्स भी दिए जाएंगे ताकि वो समझ सके कि हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स किस एस्पेक्ट्स पे ले जा सकती है। क्लियर है? और स्टेम का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है। सो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप मुझे हाइड्रोग्राफी का मतलब बताइए कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? सो अगर मैं ही बता दूंगा तो आप सर्च नहीं करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप सर्च करो ताकि दो नई चीज़ें आपको पता चले। सो हर साल 21 जून को हम वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं। सो इसकी थीम क्या है? सो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। So this has been celebrated because decision to create awareness of safe navigation and hydrographic information। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2020 थीम है, बता रखी है मैंने आपको। सो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मोनाको और उसे 1921 में खोजा गया था। क्लियर है? सो प्लीज़ मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो गूगल पर सर्च करिए और भी सारे प्लेटफॉर्म पर सर्च करिए, और भी दो चार नई चीज़ें आपको अगर मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने ये दो नई चीज़ें सीखी है, ताकि आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है और भी बेटर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास
Northern India witnessed a rare celestial event, an annual solar eclipse also known as Ring of Fire. So हाल ही में हमने देखा था कि रिंग ऑफ फायर डेट इज सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व किया था. सो इसका नाम था रिंग ऑफ फायर. ये पूछा जा सकता है. सो सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स में क्या फ़र्क होता है? सो लूनर एक्लिप्स में तो क्या होता है कि जब हमारे सन एंड सन, अर्थ एंड मून जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और जो मून होता है वो अर्थ की शेडो में आ जाता है, वो होता है लूनर एक्लिप्स. और सोलर एक्लिप्स, सोलर का मतलब क्या होता है? सन. तो सोलर एक्लिप्स के अंदर मतलब क्या होता है कि आपका जो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, और वो मून क्या करता है कि सन को छुपाने की कोशिश करता है. तो ये होता है आपका सोलर एक्लिप्स. क्लियर है? तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके अंदर समझा रखा है सोलर एक्लिप्स क्या होता है. क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्चेस विच योगा कैंपेन ऑन इंटरनेशनल योगा डे 2020. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने योगा डे के अंदर कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? सो इस कैंपेन का नाम है नमस्ते योगा कैंपेन. सो ये कैंपेन हम 19 टू 21 जून सेलिब्रेट करेंगे, और इसका मेन गोल यही है कि योगा को इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, मतलब एक नेसेसरी पार्ट बनाना योगा को हर एक की ज़िंदगी के अंदर. और मिनिस्ट्री ने ये अर्ज किया है लोगों से कि आप 10 मिलियन सूर्य नमस्कार लोग करें, इसको फॉलो करें. और हैशटैग भी चला ट्विटर पे जिसका नाम था नमस्ते योगा एंड 10 मिलियन सूर्य नमस्कार. और अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म की बात करें, ये है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल. और प्लीज़ इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. फॉर्मर इंडियन प्लेयर जिनका नाम है राजेंद्र गोयल, जो हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेट करते हैं? सो ही इज रिलेटेड टू क्रिकेट. सो रोहतक में इनका निधन हो गया था ड्यू टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स. और इनके पास भी रिकॉर्ड है फॉर मोस्ट विकेट्स ऑफ 637 स्काल्प्स इन रणजी ट्रॉफी. ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से खेले हुए हैं, और इन्होंने अपना करियर 1958 से स्टार्ट किया रणजी ट्रॉफी में. लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सके. गाइज, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे काबिल खिलाड़ी होते हैं जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके होते हैं. रणजी में अपने जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है. लेकिन आपको पता है कि जो सिलेक्शन होता है एक पर्टिकुलर मैच से लिया जाता है, और उस मैच में 3 से 4 स्पोर्ट्स पर्सन ही सेलेक्ट किए जाते हैं. तो एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है, कब किसका लक चलता है कब नहीं चलता है. सो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्टेड नहीं है, लेकिन इनकी जो रणजी परफॉर्मेंस है बहुत मायने रखती है, बहुत ही शानदार थी. और मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स का भी रिकॉर्ड इनके हाथ में. क्लियर है? तो लेते हैं इस सेशन का लास्ट करंट अफेयर्स. गवर्नमेंट एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर के लिए एक लोन प्रदान किया है. सो एआईआईबी ने कितने अमाउंट ऑफ लोन दिया है गवर्नमेंट को? सो द आंसर इज 750 मिलियन यूएस डॉलर का जो लोन है जो प्रोवाइड किया है एआईआईबी ने इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि जो कोविड-19 के जो एक्सपेंडिचर है उसको कवर किया जा सके. जो भी लोग इस घड़ी के अंदर जो मुसीबत झेल रहे हैं, जिनके पास अभी फूड इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियली फिट नहीं है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, सो इन लोगों को मदद की जा सके. सो 500 मिलियन डॉलर कब अप्रूव्ड हो चुका है. बाकी का जो ट्रांच में सेकंड ट्रांच में ये कवर हो जाएगा. सो इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, फार्मर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, वुमेन है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, विडो पर्सनस है, पीपल विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन पर्सन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट पर्सनस, वल्नरेबल ग्रुप्स. जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऐसे भी लोग हैं जो पर्टिकुलर डे के जो अर्निंग्स है उस पर डिपेंड करती है उनकी लाइवलीहुड. जैसा कि एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे अगर आप देखोगे एक मजदूर आदमी है जो एक पर्टिकुलर दिन के अंदर जो कमाता है, जो वो कमा के लेके आता है अपने घर पे, उसका जो पूरा का पूरा पैसा उसके खाने में चला जाता है. उसके जो फैमिली है, फैमिली के अंदर जो भी चिल्ड्रन है उनका पेट भरना होता है, तो सारा का सारा पैसा जो खाने में चला जाता है, शेल्टर में चला जाता है. सो पर्टिकुलर डे की अर्निंग उसकी डिपेंड करती है कि वो आज खाना खाएगा या नहीं खाएगा. सो ऐसे भी हमारे लोग हैं जो उनको फ़ायदा मिलेगा. और अगर एआईआईबी के हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग. क्लियर है?
सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी एंड नहीं हुआ सेशन। सो विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट सेतुरमन पंचानथन एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन? सो कौन सी कंट्री ने इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है सेतुरमन पंचानथन को डायरेक्टर चुना गया है फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन? तो इसका आंसर है यूएसए। और एनएसएफ एक टॉप अमेरिकन बॉडी है जो कि रिसर्च करती है नॉन मेडिकल फील्ड के अंदर, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। और ये 15th डायरेक्टर होंगे एनएसएफ के, जो रिप्लेस करेंगे अब फ्रांस कोर्डोवो को। और सेकंड इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि डॉक्टर सुब्रा सुरेश के बाद चुने गए हैं। और ये करंट में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी को मतलब यूनिवर्सिटी के हेड है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।